इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई हैं। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। ये जो जलाए गए हैं, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी 3-4 जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है। तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाएं, वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, स्पीकर लाउड स्पीकर पे कह रही हैं अंदर नहीं जाना। तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज़्यादा लोग जेलों में हैं, क्या ये एक प्री प्लान एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था? सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अब वाज़ेह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर यास्मीन बरी ना होती। और मेरा 27 साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे ये बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है। पुरअमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरअमन रहे, ये हमारा हक है। ये मेरा आइन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देती है और ये सबको पाकिस्तानियों को देती है। 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की गई, 3। बताइए कितनी FIR कटी, कितने लोगों को कितनों के घरों में घुस के उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाके लोगों को जेलों में डाला गया, कितनों की मार पटाई की गई, कितनों के ऊपर टेयर गैसिंग की गई। और मुझे यह बताएं कि अब जो हमारे लोगों को अंदर डाला हुआ है, क्या कोई इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का कानून नहीं है कि आप ही जज करें, आप ही फैसला करें सजा और आप सजा दे दें, जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और मैं बार बार, मैं जब से जेल से निकला हूं, मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतशार नहीं चाहती, क्योंकि इंतशार तो वो चाह रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से, ये सारों की मिल के साजिश थी। देखें, अब पीछे दे जाए ना, मैं बेल पे था, मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे कोई मेरे ऊपर चार्ज भी नहीं था। इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे, मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाए। ये मैं कह के निकला था। फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारें पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो उसकी सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से तमीज़ से बातें हुई, कोई मेरे से बुरा सलूक नहीं हुआ, वहाँ से लेके नैब में। तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था? जिसका रद्द अमल आया
और वो पहले से प्लान किया हुआ था ये जो सब कुछ हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर सच पे पहुंचना है तो वो सिर्फ एक तरह कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। और ये जो हुआ है डॉक्टर यास्मीन की जो बरी किया गया, और वो होना ही था, उन्होंने बरी, क्योंकि उनकी तो वीडियो चल रही थी कहते कि अंदर नहीं जाना आपने, और रोक रही थी लोगों को, तो उससे तो बरी होना था। लेकिन ये हमारी प्रेसिडेंट थी सेंट्रल पंजाब की, सारा सेंट्रल पंजाब इनके नीचे था, तो जो भी इन्होंने बोलना था वो हमारी पॉलिसी थी। तो एक तो मैं ये आज कहना चाहता था कि ये एक ऐसी चीज़ हुई है जो सबको, जो हमारे ऊपर सारों को गद्दार बना दिया, फौज के दुश्मन बना दिए, ये सबको आप सवाल पूछना चाहिए कि इसके पीछे कौन था। दूसरी चीज़, मैं अपने कारकुनों की अब बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अब जो निकल के आए हैं कारकुन, अभी मैं बाहर, मेरे एक कारकुन जिसको 17 दिन जेल में रखा है वो वापस आया, सारे एक ही कहानी सुना रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं, जेल छोटा है, सबको वहाँ बंद किया हुआ है, यानी वो जेल में गुंजाइश ही नहीं है जो जेलों में जितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है। किस हालात में वो रह रहे हैं, किस तरह गंदगी है वहाँ, खाना उनको दिया नहीं जाता, 2-2 दिन कहता हमने रोज़े रखे हैं, खाना ही नहीं था। और फिर उनसे जो सलूक किया गया, यानी ऐसे रखा गया, ये पॉलिटिकल वर्कर्स है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं की, इनकी अभी तो क्राइम साबित ही नहीं हुई, और फिर वो बताते हैं हम जाते थे उधर अदालत में, वहां से निकलते थे दूसरे केस पे अंदर डाल दिया। अब ये जो आदमी निकला है, ये सिर्फ ये कोई 40 लोग रिहा हुए हैं, 40 में से 7-8 निकले हैं, बाकियों को फिर जेलों में डाल दिया। तो ये मुझे बताइए कौन सा कानून है आज पाकिस्तान में? मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो भी आज हुक्मरानी कर रहे हैं, क्या उनको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया जा रहा है? ठीक है, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लोगों को धमकियाँ दे के छुड़वाई जा रही है पार्टी, घरों में घुस जाते हैं, अगर वो नहीं मिलते तो उनके जानने वाले यानी ख़ानदान के लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। अगर वहाँ कोई घर में कोई नहीं है तो उनके फिर जो रिश्तेदार कहीं रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, उनके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, फिर बिजनेसेस तबाह कर रहे हैं। जो हमाद अजहर की फैक्ट्री बंद कर दी है, और भी मैं सबका बताऊं कि जिन के हमारे जिन के कारोबार थे, कारोबार बंद कर दिए। आतिफ खान का कारोबार, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते थे, वो बंद कर दिए। वो एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें, वो रह गई बीच में। तो ये जो किया जा रहा है, मैं फिर से ये सवाल पूछता हूँ कि हम पहुँच जा किधर रहे हैं, यानी इससे अचीव क्या होगा? तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई, तहरीक इंसाफ इतनी कमज़ोर होगी कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होगी। मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं एक ही वजह से कि मेरे कोई भी केस के अंदर मुझे सज़ा नहीं हो सकती, सारे मैंने वकीलों के साथ डिस्कस, सारे बोगस केसेस हैं, तो आखिर में मिलिट्री कोर्ट में सज़ा देंगे। ये खोले इसलिए कि इमरान खान को सज़ा दी, चलो जी मैं जेल में चला गया। अब आगे चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पूछने की बात यह कि क्या पाकिस्तान जो तेजी से इस दलदल में फंसता जा रहा है, इससे निकल जाएगा? क्या हमारी माइशत जो इस वक्त कभी इतने बुरे हालात में नहीं थे जो आज है, क्या ये जो महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 12.4% थी जब हम इक़्तिदार में थे 1 साल पहले, आज वो 38% पे पहुंच गई है। यानी लोगों को, तनख्वाहदार तबके के लिए अब वो अजाब आ गया है और आता जाएगा। बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे उनसे, उनको घर में जो खाने पीने की चीजें हैं, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये 38% है, वो 45% पे पहुंचा हुआ है। यानी जो घर की खाने पीने की चीजें, जो आम किचन आइटम्स हैं, जो बिजली वगैरह है, तो क्या ये ठीक हो जाएगा इससे? क्या मुझे कोई ये आज बता दे कि तहरीक इंसाफ चले इलेक्शन भी हार गई, क्या यही लोग आएंगे ना वापस जो अभी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? तो इन्होंने तो 1 साल में मुल्क को तबाही बेड़ागर्क करके रख दिया। ये जो अब तो जो फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं, अदाद और शुमार, ये तो छुपते नहीं हैं। ये तो आप सीधी तरह पाकिस्तान की वो इकोनॉमिक सर्वे देख लें, उसमें तमाशा देख लें कि क्या हुआ है।
कहां 2 साल एवरेज औसत जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी वो 6% थी। 6% का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये वो 2 साल थे जिधर सबसे ज्यादा माशत ऊपर जा रही थी। और मैं याद करा दूं, जो पिछली दौरों में जब ऐसे गई है तो अमेरिकी डॉलर आ रहे थे। अयूब खान के दौर में सीटो और सेंटो का पैक्ट था, हम उनके साथ मिले हुए थे, हमें डॉलर आ रहे थे। जियाउल हक के दौर में हम अफगान जहाद का हिस्सा बने थे। ज़राई जो हमने चेंजेस किए, जो इंसेंटिव्स दिए, 4.5%, 17 साल के बाद हमारी ज़राई ग्रोथ हुई। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जैसे असल नौकरियां हैं, वो 17 साल के बाद वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी 10.4% पे। तो जो इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, हमारी ज़राअत भी, जो प्रोडक्शन सेंटर्स अब बढ़ रहे थे, पहली दफ़ा जोर लगाया था हमने आईटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो 75% उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी और आगे उन्होंने और आगे जा रहा था। बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ चुका था और 1.5 साल के अंदर, और तेजी से बढ़ रहा था। यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा आना शुरू हो गया था। बड़े प्रोजेक्ट्स थे हमारे, जिस तरह वो रावी सिटी, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी का हमने पैसा लेके आना था। क्योंकि अभी तो सिर्फ घरों में घर लेते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट में। लेकिन असल जो पैसा, जब आप पूरा शहर बना रहे हैं, उसमें असल पैसा आना था, डॉलर्स आने थे पाकिस्तान में। और जो अगर ये सिंध हुकूमत ना हमारा वो प्रोजेक्ट बंडल आइलैंड का ख़त्म करती, बड़े बड़े अरबों डॉलर की वहाँ इन्वेस्टर्स तैयार थे आने के लिए, तो पाकिस्तान में डॉलर्स भी आ रहे थे इतने ज़्यादा। जो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछे कभी इतने उनके नफ़े हुए हैं, बिजनेसेस बढ़ रही थी। तो मुल्क जब तरक्की कर रहा था, उसको जब अब यहाँ पहुँचाया है और इन लोगों ने आके आज तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया है, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई पैसा आ रहा है, ना बाहर से किसी को एतमाद है, ना अंदर से, तो क्या इन्होंने इनको अब आगे ले जाके मुल्क ठीक करना है? तो मेरा सवाल 2 और हैं कि मुल्क तो तब ठीक होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आती, कभी भी इस मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये तो हम दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारी अदलिया ने एक बड़ा एक पहले हमेशा इक़्तिदार के साथ चलती थी। एक सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने कोशिश की, उनके ऊपर पूरा नवाज शरीफ का माफिया ने पूरा उनको डंडों से अटैक करके तो उनको फारग कर दिया, पैसे चला के। उसके बाद हमारी अदलिया कभी आज़ाद नहीं थी, यानी कोशिश भी नहीं की। पहली दफ़ा 2007 में वकला की मूवमेंट शुरू हुई, चीफ जस्टिस के साथ वकला खड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता कौम खड़ी हुई, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में उम्मीद हुई कि हमारी अदलिया आज़ाद हो रही है। और अदलिया ने अच्छे फैसले किए, लोगों को इत्मीनान आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता अदलिया में। वो सारा कुछ आज तबाही के किनारे पे फिर से पहुंच गया। आज अदलिया सहम गई है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, जजेस को टेलीफोन कॉल जा रही हैं, उनके ऊपर टेपें दिखाई जा रही हैं ब्लैकमेल के लिए, या आपके टेपें हैं या आपके ऊपर ये कोई केसेस बनाए हुए हैं। वो घबराए, सहमे हुए हैं। जो जजेस का हमने हालात देखे हैं, वो इस मुश्किल हालात में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून के साथ चलें, लेकिन उनके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है कि वो काम करें जो कि सारा वक्त हमारी अदलिया करती है, ताकतवर के साथ चले जाए। और फिर मीडिया को जिस तरह इन्होंने मीडिया का मुंह बंद किया है और जिस तरह की धमकी दी गई है, और मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, वो बड़े बड़े लोग जो हमारे दौर पे कहते थे कि जी मीडिया की आज़ादी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं वो आज़ादी वापस लेने के लिए, मैं आज उनसे पूछता हूँ कि आज वो किधर चले गए हैं? आज क्यों नहीं आप बोल रहे? आज तो आपके ऊपर वो मीडिया के ऊपर किया, ये मार्शल लॉज के अंदर भी नहीं ऐसा था। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में बिल्कुल इस तरह की पाबंदियां नहीं लगी थी। आप देख लें मुशर्रफ का मार्शल लॉ, यानी मैं ऑपोजिशन में था, हमें पूरी मौका मिलता था बोलने का। आज तो नाम भी नहीं इमरान खान का कोई ले सकता, तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा भी नहीं जा सकता। तो किधर की मीडिया की आज़ादी? और जमहूरियत तो होती है, जमहूरियत के पिलर क्या होते हैं? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं अदालतें,
जो हमारे शहरियों के फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज करने का, वो ख़त्म हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी की अपने जो एक्टिविटीज़ करने के लिए जो अपनी जलसे करती हैं, जुलूस करती हैं, वो सब ख़त्म हो गए हैं। एक पूरी जो पार्टी 60 से 70% पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बंद किया जा रहा है। इसका मतलब जमहूरियत ख़त्म की जा रही है। अदालतों को दबाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया हुआ है और उनको कमज़ोर किया गया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि वो फैसले ना करें, जमहूरियत के साथ ना खड़े हों, और मीडिया का वो मुंह बंद कर दिया जो कि फिर उसके बगैर तो जमहूरियत चलती नहीं, आज़ाद मीडिया के, तो आज़ादी राय भी ख़त्म हो गई है। तो अब रह क्या गया है? अब रह गया है ये कि या हम चुप करके ये ताकत की हुक्मरानी मान लें और अब जाएं उसी जो पहले पाकिस्तान, पहले जो डार्क एजेस मैं कहता हूँ, जो हमारे बुरे वक्त थे कि जिधर हम दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ता था कि जनाब पाकिस्तान में तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यहाँ तो आज़ादी नहीं, जमहूरियत, बार बार हिंदुस्तान सारे फोरम्स पे कहता था कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत ही नहीं, हम बात किससे करें। और आज वापस उसी दौर की तरफ जा रहे हैं, यानी जमहूरियत को जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आज़ादी जा रही है। हकीकी जमहूरियत वो होती है, वो ही हकीकी आज़ादी देती है, क्योंकि वो आपके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती है, वो इंसाफ देती है। ताकतवर से आपका निज़ाम, आपका आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोगों को आज़ाद कर देता है। तो ये तो फिर वो वापस चले गए हैं वहाँ। यहाँ तो कोई आज़ादी नहीं है अब, यहाँ तो हर किस्म की आज़ादी पे पाबंदी लग गई है। तो ये आज़ादी के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, ये मुल्क के फ्यूचर के ऊपर पाबंदी लग गई है। मुल्क इस दलदल में से निकला कैसे? मुझे ये बताएं कि इनके पास अब क्या फार्मूला है। मैं आपको बताता हूँ क्या फार्मूला है। एक ही फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करें। इस मुल्क के अंदर जब तक लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जो बाहर सरमायाकार हैं, जो सबसे बड़ी आपकी ताकत ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब तक उनको इत्मीनान नहीं होगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे, इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी और सरमायाकारी नहीं आएगी, तो हम तो ऐसे करके भीख मांग के खड़े होंगे कि जी कहीं से कोई हमारा दोस्त मुल्क हमें पैसे, डॉलर्स दे दे। तो असल तो डॉलर्स आने हैं सरमायाकारी से, वो तब आएंगे जब उनको इत्मीनान हो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे। तो जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुताबिक जो फैसला करता है कि इलेक्शन होने हैं 14 मई को, गवर्नमेंट वही नहीं मानती, धमकियां देती है चीफ जस्टिस को, ओपनली कहती है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे। तो उस मुल्क के अंदर कौन उस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद करेगा? और जो सरमायाकार होता है, जिसने मेहनत से अपना सरमाया जमा किया होता है, वो बहुत घबराता है, बड़ी जल्दी घबरा जाता है। उसको जब तक एतमाद नहीं होता कि मेरा सरमाया को एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ देगा, मैं जब बिज़नेस करूँगा तो मेरे पास अगर फ्रॉड हुआ तो मेरे पास एक जस्टिस सिस्टम है, वो प्रोटेक्ट करेगा मुझे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अल आइन दुबई के अंदर, यूएई में, अभी मुझे वहाँ से एक ख़बर आई कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने अल आइन में इतनी इन्वेस्टमेंट की है जो कि इन्होंने 10 साल में पाकिस्तानियों ने नहीं वहाँ की थी। तो पाकिस्तान का तो सरमाया बाहर जा रहा है, बाहर से छोड़ें कि सरमाया पाकिस्तान आना है। लोगों को तो उम्मीद खो बैठे हैं, वो अपना सरमाया भी भेज रहे हैं, और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, यानी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको बाहर नौकरियां मिल सकती हैं, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो आगे तो हमारा उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। तो ये अगर सारा प्लान है कि किसी तरह ये सब कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, तो उसके बाद आगे तो प्लान बताएं कि ख़त्म करके फिर क्या करना है। तो वो तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, उनका तो कोई रोड मैप है ना इनके पास तो होता तो अब तक ये ठीक कर चुके होते मुल्क को। तो ये तो किसी के ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रोड मैप है, तो ये तो हमें अंधेरे में लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी कौम को आज ये कहना चाहता था कि देखें, 2 रास्ते हैं। फैसला हमने करना है कि क्या हमने ये एक जंगल के कानून की तरफ जाना है और तबाही की तरफ और अंधेरे की तरफ, या हमने सारी कौम ने जद्दोजहद करनी है आज़ादी की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, हकीकी जमहूरियत की तरफ और खुशहाली की तरफ।
ये दो रास्ते अब आ गए और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह मैं खड़ा हूं और एंड तक, जब तक जिंदा हूं, खड़ा रहूंगा, आपने भी इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े रहना है। शुक्रिया।